नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सबका हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में। जी हाँ दोस्तों, इस चैनल का नाम कृष्णा एकेडमी ऑनलाइन है। जी हाँ दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से मैं आप सबके सामने यूपी टेट, सी टेट व अन्य राज्य के टेट यानी कि यस टेट की कुल 66 सॉल्व पेपर की श्रृंखला लेकर उपस्थित हुआ हूँ। जी हाँ मित्रों, इसमें पेपर 1 और पेपर 2 दोनों को शामिल किया गया है। जो 2011 से लेकर अब तक के जितने भी यूपी टेट, सी टेट हुए हैं और अन्य राज्य के टेट हुए हैं, सभी के सॉल्व पेपर शामिल हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि इस लोगों में लिखा गया है, इसे नहीं देखा तो पछताओगे। प्यारे साथियों, मैं इसलिए इसे लिखा हूँ कि जब मैं पहली बार यूपी टेट का एग्ज़ाम दिया था तो डायरेक्टली मैं कुछ नहीं किया था, ज़्यादा कुछ पढ़ा नहीं था, मनोविज्ञान थोड़ा नॉर्मली पढ़ लिया था। उसके बाद मैं 3-4 साल पेपर हल किया, यानी कि यही जो प्रीवियस ईयर में जो भी एग्ज़ाम हुए थे सॉल्व पेपर हल किया, जिससे मेरा कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा बढ़ा। और पहली बार में बिना ज़्यादा कुछ पढ़े नॉर्मली रूप से पढ़ा था, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा था। 15-20 दिन में 30 में से 25 प्रश्न आराम से आ गए थे, 24-25 प्रश्न मेरे आराम से आ गए थे। बाकी तो तुक्के से हो जाते हैं। अगर मान लीजिए तुक्का नहीं सही हो तो भी 22 प्रश्न आपका कहीं नहीं गया है, जो 10 दिन में पढ़ता है, 15 दिन पढ़ता है। इस साल पेपर को देखने के बाद अगर थोड़ा बहुत साइकोलॉजी पढ़ लेंगे, यानी कि मनोविज्ञान पढ़ लेंगे, तो आपका जो पेडागॉजी आता है वो क्लियर हो जाएगा और बाल विकास से संबंधित जो अवस्थाएँ होती हैं वो भी क्लियर हो जाएगा। तो आप 30 में से 29 आराम से कर सकते हैं, 28-29 तो कहीं नहीं जाएगा। और इस पेपर के माध्यम से, इस श्रृंखला के माध्यम से आपके जो डाउट हैं क्लियर हो जाएंगे। तो आप 30 में से 30 100% लाएंगे, ये मेरा गारंटी है। क्योंकि मैं सी टेट, यूपी टेट 2017, 18, 19 तीनों ईयर में क्वालिफाई कर चुका हूँ, इसलिए मुझे इसका बहुत अच्छे से अनुभव है। प्राइमरी और जूनियर दोनों स्तर का मैं सी टेट, यूपी टेट क्वालिफाई कर चुका हूँ। मैं यह वीडियो आप सबके लिए इसलिए बना रहा हूँ कि कोरोना काल में अभी सब लोग परेशान चल रहे हैं। मॉडल पेपर मार्केट में उपलब्ध नहीं है। जो भी हमारे पास था, सोचा कि कुछ ऐसा किया जाए जिससे आप लोग की भी भलाई हो और मेरी भी कुछ स्किल डेवलप हो जाए। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सबके लिए बहुत ही कारगर श्रृंखला लेकर आया हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं, 69,000 शिक्षक भर्ती जो हुई अभी, इसके पहले यानी कि 68,000 के बाद जो हुई 69,000, उसमें मैं भी शामिल था। मैं यानी कि मेरा जॉब अभी इसलिए नहीं लग पाया कि इसमें बड़े पैमाने पर धांधली हुई है। ऐसे लोगों का सिलेक्शन हुआ है जो जिसका सिलेक्शन नहीं होना चाहिए, यानी कि जो बाहर रहता था, बाहर रहकर काम करता था, मुंबई, दिल्ली और इटावा, मैनपुरी में रहकर किसी कंपनी में जॉब करता था, वो आकर सेलेक्टेड हो गया। और हम लोग जैसे लोग, कई लोग ऐसे हैं जो इलाहाबाद जैसे शहर में रहकर रात दिन मेहनत करने के बाद भी अभी लटके हुए हैं। इसका कारण सिर्फ यही है कि परीक्षा में जो है कि परीक्षा कराने में बहुत सारी कमियां थीं और धांधली बड़े पैमाने पर हुई है, जिससे ऐसे लोग का सिलेक्शन हो गया है कि जो कुछ नहीं जानते थे और जो जानते थे वो उल्लू बनकर रह गए हैं। आइए तैयारी करते हैं अच्छे से, कभी न कभी इंसाफ मिलेगा। हिम्मत मत हारिए, हमारे साथ बने रहिए। मैं आप सबके लिए ऐसे ही फ्री में वीडियो उपलब्ध कराता रहूँगा। और जैसे ही 66 साल प्रश्नों की श्रृंखला समाप्त होगी प्यारे साथियों, वैसे ही मैं आप सबके लिए साइकोलॉजी का, हिंदी का, संस्कृत का बहुत ही महत्वपूर्ण यानी कि वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आऊँगा, जो आप लोग अभी तक किताबों में नहीं पाए होंगे। जी हाँ साथियों, हिंदी, संस्कृत और साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान, यह 3 सब्जेक्ट, 3 पार्ट मेरा जिम्मेदारी है। मैं आप सबके लिए, आप सबको तैयार करवा दूंगा अच्छे से, और आप लोग इसे हमारे वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे तो मेरी गारंटी है कि आप लोग 30 में से 29 तो आराम से कर लेंगे हिंदी और साइकोलॉजी में। और बचा संस्कृत, तो मैं संस्कृत में जो कुछ बताऊंगा उसको, और जो कुछ बुक्स रिकमेंड करूंगा कि वह बुक पढ़िए और उसको पढ़ेंगे तो आप 27-28 तो भी संस्कृत में भी कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। और मेहनत करेंगे तो 30 भी हो सकता है। इसलिए
आप लोग बने रहेंगे तो आप लोग के लिए बहुत ही बेहद ही कारगर सिद्ध होगा। यह मेरा नया चैनल है, अभी अभी बनाया हूँ इसे। आप लोग का बस सहयोग चाहिए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमारा मनोबल बढ़े और मैं आप सबके लिए ऐसे ही कारगर वीडियो लेकर आता रहूँ। जी हाँ दोस्तों, यह आपका चैनल है, हमारा अपना चैनल है, यानी कि यह चैनल सिर्फ आप सबके लिए बनाया गया है और किसी के लिए नहीं। यह किसी का नहीं चैनल है, यह आपका चैनल है, अपना चैनल है। इसलिए सहयोग कीजिए और जल्दी से जल्दी 1000 सब्सक्राइबर की संख्या बढ़ाइए, जिससे मैं आप सबके लिए लाइव वीडियो लेकर आऊँ। जैसे ही 1000 सब्सक्राइबर होंगे दोस्तों, मैं आप सबके लिए पूरी गारंटी देता हूँ, हिंदी, संस्कृत और साइकोलॉजी का फ्री में इतना अच्छा नोट्स उपलब्ध कराऊंगा, इतना अच्छा वीडियो लेकर आऊँगा कि ग्रामर पोर्शन हिंदी और संस्कृत का और साइकोलॉजी का थ्योरेटिकल और मल्टीपल जो क्वेश्चन आते हैं, जिसमें कुछ दुविधाएं हैं, शंकाएं हैं, उसको मैं सॉल्व कराऊंगा, कैसे इसमें क्या सही होता है क्या नहीं। जी हाँ दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। ज़्यादा समय गंवाने से अच्छा है कि क्वेश्चन को देखा जाए कि किस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में आते हैं और आए हैं, आते नहीं हैं, आए हैं, और इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। ज़्यादा कुछ बदलाव भी नहीं होता है, बहुत कुछ बदलाव होता है तो सिर्फ प्रश्न पूछने के तरीके में बदलाव होते हैं, उत्तर सेम टू सेम यही होता है। इसलिए आप लोग घबराइएगा नहीं, बने रहिए साथ, हमारा सहयोग कीजिए, मैं आप सबका सहयोग करेंगे। यह मेरी पूर्ण प्रतिज्ञा है, प्रतिज्ञा या फिर वचन मान लीजिए, कुछ भी, जो भी आप सबको अच्छा लगे। प्यारे साथियों, ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, हमारा मनोबल ऊंचा करते रहिए। मैं आप सबके लिए अच्छे से अच्छा वीडियो बनाता रहूँगा। आइए वीडियो शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, शुरू करने से पहले एक ज़रूरी सूचना है। अगर आप लोग हमारे वीडियो को हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है प्यारे साथियों, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, यह करना ना भूलें। आपका लाइक और शेयर करना हमारे लिए जो है कि रिइंफोर्समेंट यानी कि पुनर्बलन का काम करता है। यह रिइंफोर्समेंट शब्द साइकोलॉजी से लिया गया है। पुनर्बलन यानी कि प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक हमें हमारा मनोबल ऊंचा करता है। आपका एक शेयर, एक सब्सक्राइब और एक लाइक। जी हाँ दोस्तों, आइए चलते हैं प्रश्नों की श्रृंखला में। जो कुछ गलतियां हो रही हैं बोलने में, थोड़ा सहयोग करिए, धीरे धीरे ये सब कमियां दूर हो जाएंगी। ठीक है, आइए प्रश्नों को देखते हैं। यह उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती परीक्षा 2017 का मॉडल पेपर नहीं है, सॉल्व पेपर है। इसमें कक्षा से 1 से 5 तक का जो प्रश्न बनता है उसी के आधार पर बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से लिया गया है। आइए देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, निम्न में से कौन सा अधिगम के पठार का कारण नहीं है। जी हाँ प्यारे साथियों, बताइए, जल्दी से बताइए, निम्न में से कौन सा अधिगम के पठार का कारण नहीं है। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन देखिए, प्रेरणा की सीमा, बी है विद्यालय का असहयोग, सी है शारीरिक सीमा, डी है ज्ञान की सीमा। जल्दी से बताइए, आप लोग अगर पढ़े हैं तो बताइए, नहीं तो मैं बताऊंगा। अपने मन में इसका जो है कि आंसर ABCD जो भी ऑप्शन आपने चूज किया है अपने मन में चूज कर लीजिए। मैं ऑप्शन बता रहा हूँ क्या उत्तर सही है इसका। ऑप्शन है बी सही है। निम्न में से अधिगम पठार का कारण कौन है? विद्यालय का असहयोग। विद्यालय के असहयोग से अधिगम का पठार नहीं बनता है। या दोस्तों, इसमें अधिगम के पठार में आइए देखते हैं क्या क्या है, क्या क्या चीज़ें आती हैं अधिगम के पठार में। देखा जाए, अधिगम का पठार बनने के कारण हो सकते हैं जैसे अधिगमकर्ता की आवश्यकता, ध्यान, रुचि, उत्साह, वातावरणीय व्यवधान, थकान, मनोशारीरिक सीमा, ज्ञान की सीमा। ये सब अधिगम में बाधा हो सकते हैं, जबकि विद्यालय का असहयोग अधिगम में बाधा नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है। यह कथन किसके द्वारा दिया गया है? यहाँ प्यारे साथियों,
अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है। यह कथन किसके द्वारा दिया गया है? व्यवहार में परिवर्तन है कथन किसके द्वारा दिया गया है? जल्दी से बताइए ऑप्शन देकर। ऑप्शन नंबर 1 ए यानी कि गेट्स व अन्य, बी मॉर्गन और गिलीलैंड, सी स्किनर, डी क्रॉनबैक। यहाँ साथियों जल्दी से बताइए। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, गेट्स व अन्य। गेट्स व अन्य ने कहा है कि अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन होता है। यह गेट्स व अन्य की परिभाषा है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। स्टैनफोर्ड विने परीक्षण मापन करता है। स्टैनफोर्ड विने परीक्षण मापन करता है। किसका परीक्षण मापन करता है स्टैनफोर्ड विने? ऑप्शन नंबर ए है व्यक्तित्व का, बी पढ़ने की दक्षता का, सी बुद्धि का, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। जी हाँ दोस्तों जल्दी से बताइए उत्तर। ऑप्शन नंबर सी सही है, बुद्धि का। स्टैनफोर्ड विने बुद्धि परीक्षण मापन करता है। किसका करता है? बुद्धि का परीक्षण करता है। स्टैनफोर्ड विने ने 1905 ईस्वी में साइमन के साथ मिलकर 1905 ईस्वी किसमें 1905 ईस्वी में साइमन के साथ मिलकर, यानी साइमन इनका सहयोगी था, उसके साथ मिलकर पहला सफल बुद्धि परीक्षण तैयार किया था। जी दोस्तों, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्मुखी व्यक्तित्व एवं बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया है? अंतर्मुखी एवं बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया है प्यारे साथियों? ऑप्शन देखकर बताइए। ए फ्रायड, बी युंग, युग लिखा है इसमें, युंग है, युंग, सी मन और डी आल्पोर्ट। यह साथियों जल्दी से बताइए किसने किया है? आल्पोर्ट किया है कि युंग किया है, फ्रायड किया है कि मन किया है? जल्दी से बताइए ऑप्शन नंबर देखकर। ऑप्शन नंबर बी युंग, युंग ने किया है। युंग ने क्या किया है? अंतर्मुखी एवं बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है। और इनका एक और वर्गीकरण है उभयमुखी व्यक्तित्व। 3 प्रकार का वर्गीकरण युंग ने किया है। कौन कौन सा? अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी। यह 3 प्रकार युंग का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। बच्चों के सामाजिक विकास को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं? आइए देखते हैं। ए है आर्थिक तत्व, बी सामाजिक परिवेशजन्य तत्व, सी शारीरिक तत्व और डी वंशानुगत तत्व। इसमें से कौन सा है? जल्दी से बताइए ऑप्शन देखकर। ऑप्शन नंबर मैं बता रहा हूँ, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी सही है। सामाजिक विकास से तात्पर्य विकास की उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा व्यक्तित्व सामाजिक वातावरण के साथ अनुकूलन करता है। जी हाँ साथियों, यह बच्चों के सामाजिक विकास से को प्रभावित करने वाला कारक है, सामाजिक परिवेशजन्य तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है? शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम कौन सा है निम्न में से? जल्दी से ऑप्शन देखकर बताइए। ए मानसिक विकास से भिन्नता का नियम, बी अनियमित विकास का नियम, सी द्रुतगामी विकास का नियम, डी कल्पना और संवेगात्मक विकास से संबंध का नियम। या दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ऑप्शन नंबर बी अनियमित विकास का नियम। अनियमित विकास का नियम निम्न में से शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है। शारीरिक विकास का नियमित विकास नहीं होता है, इसलिए इसे अनियमित में रखा जाता है। क्योंकि सबसे पहले सिर से पैर की ओर एवं निकट से दूर की ओर विकास का सिद्धांत के अनुसार शरीर का विकास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? ऑप्शन नंबर ए अनुकूल प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, बी निरंतर विकास का सिद्धांत, सी परस्पर संबंध का सिद्धांत, डी समान प्रतिमान का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर ए अनुकूल प्रत्यावर्तन का सिद्धांत। अनुकूल प्रत्यावर्तन का सिद्धांत जो है कि विकास का सिद्धांत नहीं है।
बाकी सब विकास के सिद्धांत है, तीनों विकास के सिद्धांत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, यह कथन किसने दिया है? जी हाँ दोस्तों, विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, यह किसका कथन है? जल्दी से बताइए। हरलाक का कथन है। हरलाक, ऑप्शन नंबर बी सही है, हरलाक का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया है? मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया है? मूल प्रवृत्तियाँ कुल कितनी है और किसने किया है, इसको भी याद कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए ड्रेवर, बी मैकडूगल, सी थॉर्नडाइक, डी वुडवर्थ। जी हाँ दोस्तों, मूल प्रवृत्ति का 14 प्रकार किसने वर्गीकृत किया है? ऑप्शन नंबर बी सही है, मैकडूगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है। चेतना का केंद्रीकरण अवधान है, यह कथन किसका है? जल्दी से बताइए। किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान किसका कथन है? जल्दी से बताइए। ए डम्बिल का, बी रास का, सी मन का, डी मैकडूगल का। जल्दी से बताइए। डम्बिल का है, ऑप्शन नंबर ए सही है, डम्बिल। डम्बिल ने कहा कि किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है, यह डम्बिल का परिभाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सीखने के मुख्य नियमों में शामिल नहीं है? या दोस्तों, सीखने के नियम कितने हैं? मुख्य रूप से सीखने के 3 नियम हैं और गौण रूप से 7 नियम हैं। आइए देखते हैं कि वह कौन सा नियम है जो सीखने के नियमों में शामिल नहीं है। ए तत्परता का नियम, बी अभ्यास का नियम, सी बहुअनुक्रिया का नियम और डी प्रभाव का नियम। या दोस्तों, सीखने के मुख्य 3 नियम हैं। कौन कौन से हैं? तत्परता का नियम पहला है, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम सीखने के 3 मुख्य प्रमुख नियम है। और यह जो है कि ऑप्शन नंबर सी जो है, यह गौण नियम है, सीखने का गौण नियम है, इसलिए इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा कि सीखने का नियम यह नहीं है। सीखने का कि बहुअनुक्रिया का नियम सीखने का मुख्य नियम नहीं है, इसलिए ऑप्शन में इसे नहीं रखा जाता है। इसे फिर से देख लीजिए पूरा क्वेश्चन। इसका जो है कि स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इन सब का, या तो लिखना चाहे तो अपने कॉपी में लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 वर्ष से 16 वर्ष के बच्चों के लिए हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा प्रशिक्षण प्रतिपादित किया है? 12 वर्ष से 16 वर्ष के बच्चों के लिए हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा प्रशिक्षण प्रतिपादित किया है? जल्दी से बताइए। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, साधारण मानसिक योग्यता का परीक्षण। डॉक्टर एस जलोटा ने साधारण मानसिक योग्यता का परीक्षण हिंदी में प्रतिपादित किया है। डॉक्टर एस जलोटा जी ने पंजाब विश्वविद्यालय के प्रोफेसर एस जलोटा जी हैं, प्रोफेसर हैं। यह सामूहिक बुद्धि परीक्षण का निर्माण सन 1963 ईस्वी में किया है, जिसका नाम साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण रखा है। ठीक है, इसमें 12 से 16 वर्ष तक के बच्चों को इंक्लूड किया जाता है, यानी कि शामिल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि के जी कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? जी हाँ दोस्तों, बुद्धि के सिद्धांत से संबंधित प्रश्न है। बुद्धि के जी कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? जल्दी से बताइए ऑप्शन देखकर। बी, ऑप्शन नंबर बी सही है, स्पीयरमैन। स्पीयरमैन ने बुद्धि के जी कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। यहाँ पर जी कारक दिया गया है प्यारे साथियों, द्विकारक भी होना चाहिए यहाँ पर द्विकारक रहना चाहिए और जी कारक दोनों। ठीक है, द्विकारक और जी कारक दोनों स्पीयरमैन की बुद्धि का सिद्धांत है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? आइए देखते हैं। पहला है सीखने का उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत थॉर्नडाइक का है। जो सीखने के नियम पढ़ा होगा वह तो उसे तो अच्छी तरह से मालूम है कौन सा है कौन सा नहीं। अगर नहीं मालूम है तो मैं बताऊंगा, आप लोग इसमें देख लीजिएगा। सीखने का उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत किसका है? थॉर्नडाइक का है, यह सही है। ठीक है। दूसरा है बी, सीखने का क्रियाप्रसूत अनुबंधन सिद्धांत BF स्किनर का है। क्रियाप्रसूत अनुबंधन BF स्किनर का है। कबूतर पर प्रयोग किया था इन्होंने और थॉर्नडाइक ने कुत्ते पर किया था। ठीक है। सीखने का क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत पावलोव का है। क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत यानी कि पावलोव जी ने बिल्ली पर प्रयोग किया था। और सीखने का समग्र सिद्धांत किसका है? हल का है। सीखने का समग्र सिद्धांत हल का है। यह उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत नहीं है। हल का समग्र सिद्धांत है, यह इसलिए यह उत्तर नहीं होगा। समग्र सिद्धांत यानी कि होल ऑफ नॉलेज, यह हल ने एक चिंपांजी पर किया था, जबकि यह उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत नहीं है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही, डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। सीखने का समग्र सिद्धांत सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसका नाम सुजनन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है? सुजनन शास्त्र के पिता से किसका नाम जुड़ा है? जल्दी से बताइए। ए क्रो एवं क्रो का, बी गाल्टन का, सी रास का, डी वुडवर्थ का। जी हाँ दोस्तों, गाल्टन जी ने सुजनन शास्त्र के पिताजी हैं। सुजनन शास्त्र के पिता गाल्टन जी हैं। ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की है? ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की है? ऑप्शन देखकर जल्दी से बताइए। ए क्रेस्मर, बी यूंग, सी कैनन, डी स्प्रेंजर। जी हाँ प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर 1 सही है, क्रेस्मर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? ऑप्शन देखकर बताइए। ए कोल एवं ब्रूस का, बी ड्रेवहल का, सी डिहान का और डी क्रो एवं क्रो का। जी हाँ जल्दी से बताइए ऑप्शन देखकर। डी क्रो एवं क्रो का। सृजनात्मकता मौलिक परिणामों का की अभिव्यक्ति का मानसिक प्रक्रिया है, यह क्रो एवं क्रो का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था से संबंधित है? विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्न के किस अवस्था से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए बाल्यावस्था, बी शैशवावस्था, सी पूर्व किशोरावस्था, डी मध्य किशोरावस्था। जी हाँ प्यारे साथियों जल्दी से बताइए। ऑप्शन नंबर सी पूर्व किशोरावस्था। विद्रोह की भावना पूर्व किशोरावस्था में ही पैदा होती है, इसलिए इसे पूर्व किशोरावस्था कहा गया है। पूर्व किशोरावस्था का उम्र 12 से 14 वर्ष होता है। जब भी बालक 12 से 14 वर्ष का होता है तो वह विद्रोह करना प्रारंभ कर देता है। अगला क्वेश्चन है, सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती तो क्या कहलाती है? जब सीखने की क्रिया में कोई उन्नति यानी कि कोई प्रगति नहीं होती तो क्या कहलाती है? ऑप्शन देखकर बताइए। ऑप्शन नंबर ए सीखने का वक्र, बी सीखने का पठार, सी स्मृति, डी अवधान। जी हाँ दोस्तों, सीखने में जब कोई भी उन्नति नहीं होगी, कोई भी प्रगति नहीं होती है तो क्या कहते हैं? पठार हो जाता है, दिमाग में समतलीकरण हो जाता है और समतलीकरण को पठार बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र है। बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र है यानी कि किसी व्यक्ति का अगर बुद्धि मापना है तो उसकी बुद्धि कितनी है तो उसका सूत्र है। इसमें से ऑप्शन देखकर बताइए। यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रायः हर सेशन में यह क्वेश्चन पूछा जाता है। कभी ऐसे दे देगा, सूत्र दे देता है, तो कभी अंकों में दे देता है। सूत्र मालूम रहेगा तभी आप अंकों में हल कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे।
बुद्धि लब्धि निकालने का सिद्धांत कौन सा है, जल्दी से बताइए। ए मानसिक आयु इंटू वास्तविक आयु, बी वास्तविक आयु अपान मानसिक आयु, अपान यानी कि बटा, अपान मानसिक आयु, सी मानसिक आयु अपान वास्तविक आयु इंटू 100, डी वास्तविक आयु प्लस मानसिक आयु। जी हाँ प्यारे साथियों, जल्दी से उत्तर बताइए, बुद्धि लब्धि का सूत्र कौन सा है। ऑप्शन नंबर सी सही है, मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु इंटू 100। मानसिक आयु यानी कि बच्चा किस क्लास का सवाल हल कर पा रहा है, वास्तविक आयु यानी कि 21 उम्र में है, और गुणा 100 से जब भाग देंगे तो इसका बुद्धि लब्धि निकलेगा कि IQ कितना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है। प्रयास एवं भूल का सिद्धांत यानी त्रुटि एवं प्रयत्न का सिद्धांत किसका है, त्रुटि यानी भूल किसका सिद्धांत है। बहुत बार यह प्रश्न पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए कोहलर का, बी पावलोव का, सी थॉर्नडाइक का, डी गेस्टाल्ट का। जी हाँ, सीखने का प्रयास व भूल सिद्धांत यानी प्रयास व त्रुटि सिद्धांत किसका है, ऑप्शन नंबर सी सही है, थॉर्नडाइक का। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य संयुक्त कोशिका में गुणसूत्रों के जोड़े होते हैं। सामान्य संयुक्त कोशिका में गुणसूत्रों के जोड़े कितने होते हैं, यानी कि मानव में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं। मानव में कुल 46 गुणसूत्र होते हैं, जिसके जोड़े में बनाएंगे तो 23 जोड़े होते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है, 23 जोड़ा। नेक्स्ट, कोहलर निम्न में से किससे संबंधित है। कोहलर निम्न में से किससे संबंधित है, जल्दी से बताइए। ए अभिप्रेरणा का सिद्धांत, बी विकास का सिद्धांत, सी व्यक्तित्व का सिद्धांत, डी अधिगम का सिद्धांत। कोहलर किससे संबंधित है, कोहलर अधिगम का सिद्धांत। कोहलर ने सीखने पर जो है कि रिसर्च किया है, खोज किया है, इसलिए इनका जो है अधिगम का सिद्धांत में आ जाता है। कोहलर एक गेस्टाल्टवादी वैज्ञानिक थे, जिन्होंने एक चिंपांजी पर प्रयोग किया है। उस चिंपांजी का नाम क्या था, ये भी पूछता है। चिंपांजी का नाम था सुल्तान, इसको भी नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का प्रतिपादन किसने किया है। ऑप्शन नंबर ए हल ने, बी थॉर्नडाइक ने, सी हेगार्टी ने और डी स्किनर ने। जी हाँ दोस्तों, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत किसका है। कई बार यह प्रश्न पूछा जाता है और हर बार लगभग यह प्रश्न आता है। ऑप्शन नंबर डी सही है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत स्किनर का है। स्किनर जी ने एक कबूतर पर इसका प्रयोग किया था। कबूतर को 8 के आकार में घुमाने के लिए उसको जो है कि बार बार दाना देते थे, और पहली बार दाना यहाँ दिया, दूसरी बार यहाँ दिया, तीसरी बार ऐसे ऐसे करके 8 के आकार में कबूतर को घुमाना सिखा दिया। इसी को क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक थे, कौन थे। तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन थे। ऑप्शन नंबर ए कैटल, बी थॉर्नडाइक, सी वर्नन, डी स्किनर। जी हाँ दोस्तों, तरल प्रतिमान के प्रतिपादक कैटल हैं। तरल या क्रिस्टलीय जो भी ऑप्शन आ जाएगा, दो में से एक, अगर पूरा नहीं याद है तो तरल या क्रिस्टलीय आ जाएगा तो समझ जाइएगा कि यह कैटल जी का है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके सुधार हेतु किया जाता है। मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके सुधार के लिए किया जाता है। आइए देखते हैं। ए समझ, बी अनुप्रयोग, सी सृजनात्मकता, डी समस्या समाधान। मानसिक उद्वेलन का प्रयोग सृजनात्मकता के लिए किया जा सकता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सृजनात्मकता। यह शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग सृजनात्मक सुधार के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
गोल्डमैन निम्न में से किससे संबंधित है? गोल्डमैन निम्न में से किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए सामाजिक बुद्धि, बी संवेगात्मक बुद्धि, सी आध्यात्मिक बुद्धि, डी सामान्य बुद्धि। गोल्डमैन किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर बी सही है, संवेगात्मक बुद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एस भिन्न है? निम्न में से कौन सी शेष भिन्न है? इसमें शेष रहना चाहिए, मिस प्रिंट की वजह से एस आ गया है। निम्न में से कौन शेष भिन्न है? ऑप्शन देखकर बताइए। अधिगम के लिए अधिगम का सिद्धांत, बी समान अवयव का सिद्धांत, सी ड्राइवर रिडक्शन का सिद्धांत, डी सामान्यीकरण का सिद्धांत। इसमें से कौन सा भिन्न है? ऑप्शन नंबर सी सही है, ड्राइवर रिडक्शन का सिद्धांत। अधिगम के लिए अधिगम का सिद्धांत समान अवयव का सिद्धांत है। सामान्यीकरण का सिद्धांत ये सभी अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांत है। ये सभी ए वाला ए बी सी ये तीनों अधिगम का स्थानांतरण होता है, जबकि ड्राइवर रिडक्शन का सिद्धांत में अधिगम का स्थानांतरण नहीं होता है। इसलिए इसका प्रतिपादन क्लार्क हल ने किया था। इसका प्रतिपादन क्लार्क हल ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर है। संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर कौन सा है? ऑप्शन देखिए, ए ज्ञान का, बी बोध का, सी अनुप्रयोग का, डी विश्लेषण का। संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए सही है, ज्ञान का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बालक जो साइकिल चलाना जानता है मोटर बाइक चलाना सीख रहा है, यह उदाहरण होगा। यह उदाहरण किसका है? क्षैतिज का है कि ऊर्ध्व का है कि द्विपार्श्विक का है, या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से बताइए। एक बालक जब साइकिल चलाना सीख जाता है तो बाइक चलाना सीख रहा है, तो किस प्रकार से साइकिल वाला अनुभव बाइक चलाने में काम आता है, यह पूछा गया है इस प्रश्न के माध्यम से। यह ऑप्शन है ऊर्ध्व अधिगम अंतरण का। ऑप्शन नंबर बी सही है, ऊर्ध्व अधिगम अंतरण का है। मतलब यह है कि जब किसी परिस्थिति में अर्जित ज्ञान अनुभव प्रशिक्षण का उपयोग प्राणी के द्वारा किसी अन्य भिन्न प्रकार की अथवा उच्च स्तरीय परिस्थितियों में अधिगम में अध्ययन में किया जाता है, तो उसे सीखने का ऊर्ध्व अंतरण कहा जाता है। यानी कि आप साइकिल चला रहे हैं, या साइकिल सिंपल सी है, मोटरसाइकिल चलाएंगे थोड़ा उससे बड़ा है, उसमें टेक्निकल है, इसलिए उसको ऊर्ध्व, नीचे से ऊपर जब जाते हैं तो ऊर्ध्व कहा जाता है उसे, उठते हुए क्रम में। इसी के साथ इस वीडियो की श्रृंखला यहीं पर समाप्त होती, प्रश्नों की श्रृंखला यहीं पर समाप्त होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद। अभी तक अगर लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जल्दी से जल्दी 1000 सब्सक्राइबर की संख्या बढ़ाइए। मैं आप सबके लिए हिंदी, साइकोलॉजी और संस्कृत का लाइव वीडियो लेकर उपस्थित होऊंगा। जैसे ही 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे, वैसे ही मैं आप सबके लिए यूपी टेट सी टेट का फ्री में तैयारी करवाना प्रारंभ कर देंगे। आप लोग सहयोग कीजिए, मैं आपका सहयोग ज़रूर करेंगे।